हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स पेपर 2 के अब तक 4 एग्ज़ाम हो चुकी है, जो 2013, 2016, 2018 और 2022 में हुई है। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड सितंबर 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सोचा था कि मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ये जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन यूट्यूब से देख लूँगी, लेकिन मैंने कहीं पर भी यूट्यूब पर आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड के जो ओल्ड पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिला। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स पेपर 2 जो 2022 में हुआ था, उसका फुल सॉल्यूशन हम इसी क्लास में करेंगे। डेली हम 15 क्वेश्चन पेपर से लेकर चलेंगे, उसका फुल सॉल्यूशन आपको इस क्लास में मिलेगा। रोज़ हम 15 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर सोल्व करके जाएं, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें किस टाइप का पेपर पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से कैंडिडेट के मैसेज कमेंट थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करवाइए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रही हूँ। 1 सितंबर से पहले जितना हो सकता है मैं चारों पेपर सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में जो पेपर पूछा गया था वो सब आरपीएससी का अब तक का सबसे टफ पेपर था। सबसे पहले हम 2022 में पूछे गए पेपर का ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये क्लासें डेली आप शाम 6 बजे ज़रूर देखें। अगर आपको इनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में बताने पर ही आपको इनकी नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि जी तथा जी डेस क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा ए डेस बी डेस के केंद्रक हो तो ए डेस वेक्टर प्लस बी डेस वेक्टर प्लस सी डेस वेक्टर बराबर है। ये है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 का पेपर है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, जी और जी डेस क्रमशः त्रिभुज ए बी सी के क्या हैं, केंद्रक है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के केंद्रक कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का केंद्रक सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी। क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। जी डेस ऐसे जी डेस निकालेंगे, केंद्रक निकालने का ये फॉर्मूला सबको पता है, ए डेस वेक्टर बी डेस वेक्टर प्लस सी डेस वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम जानते हैं कि अगर ए बी वेक्टर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो जी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ से जी डेस माइनस जी
इक्वल, इसमें से इसको घटाना है तो ये हो जाएगा ए डैश वेक्टर प्लस बी डैश वेक्टर प्लस सी डैश वेक्टर अपॉन में 3 माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा 3 को इधर ले आएंगे लघुत्तम लेकर तो ये हो जाएगा 3 जी डैश माइनस जी। इसे क्या ले सकते हैं हम, ए डैश वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी डैश वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी डैश वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब देखो अभी मैंने बताया कि इसको इस टाइप से आप लिख सकते हो, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 जी डैश वेक्टर इक्वल ये कितना हो जाएगा, इसे भी क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से ए डैश वेक्टर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं बी डैश वेक्टर प्लस सी डैश वेक्टर। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए डैश वेक्टर का मान प्लस बी डैश वेक्टर का मान सी डैश वेक्टर का मान क्या होगा, तो वो होगा 3 जी डैश वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दो रेखाओं की दिक्कोजाएं दे रखी है, L प्लस एम प्लस एन इक्वल 0 और 2LM प्लस 2NL माइनस MN इक्वल 0 द्वारा दी जाती है। इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यून कोण है। अब देखो हमें यहाँ पे न्यून कोण निकालना है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं पहली जो रेखा दे रखी है L प्लस एम प्लस एन इक्वल 0। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का L माइनस का m। इक्वेशन हो गई हमारी ये फर्स्ट, ठीक है। अब ये मान हम इस इक्वेशन में रखें, ये जो दूसरी रेखा दे रखी है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 से देखो क्या मान आएगा, 2LM प्लस 2L माइनस L माइनस M माइनस M माइनस L माइनस M इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे मैंने n का मान रख दिया है, इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2LM प्लस 2L स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 2LM माइनस माइनस प्लस ML प्लस M स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखो 2LM से ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या मान आएगा, M स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर प्लस ML इक्वल 0। अब देखो इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, देखो माइनस 2L स्क्वायर प्लस एक बार ML इसमें जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, घटा दिया, तो जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2ML माइनस ML प्लस M स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे देखो माइनस 2L कॉमन आ गया, यहाँ बचा L माइनस M, यहाँ पे माइनस M कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, यहाँ बचेगा L माइनस M इक्वल 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, L माइनस N कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2L माइनस M इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो जाएंगी। एक तो देखो क्या होगा कि L माइनस M इक्वल क्या रखें 0, तो L का मान कितना आएगा, M आएगा। एक हो जाएगी कि माइनस 2L माइनस M इक्वल 0 रखें, तो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा, माइनस M/2। अब देखो ये L इक्वल N माइनस M, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या मान आएगा, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मान आएगा, N का जो मान आएगा वो आएगा माइनस 2M, L का मान रखेंगे तो यहाँ से M का मान कितना आ जाएगा, माइनस N/2। और यहाँ पे रखेंगे, देखो दूसरी कंडीशन में रखेंगे, ये L का मान यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से N इक्वल कितना आएगा, माइनस M/2। अब देखो हमारी यहाँ से क्या हो जाएंगी, रेखाओं का समीकरण क्या आ जाएगा, रेखाओं के दो समीकरण आ जाएंगे। देखो यहाँ से एक तो आएगा, ये पहली कंडीशन के लिए क्या आएगा, L/1 इक्वल M/1 इक्वल N अपॉन माइनस का कितना आ जाएगा 2। ये तो एक हो गई, ये मान लीजिए इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। एक तो रेखा ये हो गई, दूसरी क्या आएगी, ये कंडीशन रखेंगे तो L/M इक्वल M अपॉन माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा N/1, ये हो गई इक्वेशन 4। अब हम जानते हैं कि इनकी दिक्कोजाएं क्या हैं,
ये किसका मान है, L1 का मान है, ये M1 का मान है, ये N1 का, ये L2 का मान है, ये M2 का मान है और ये N2 का मान है। अब देखो दो रेखाओं के मध्य कोण, हमें क्या निकालना है, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण निकालेंगे तो यहाँ से देखो क्या मान आएगा, कोस थीटा इक्वल क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अब ये सारे मान हमारे पास है यहाँ पे, तो ये मान रख देंगे। तो यहाँ से मान कितना आएगा, L1 का मान है 1, L2 का है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1। यहाँ से मान आएगा -3 बटे अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, यानी यहाँ से मान कितना आएगा, कोस थीटा इक्वल कितना आएगा हमारा, कोस थीटा इक्वल आएगा माइनस का 1/2, यानी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -1/2। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से लिए हैं। पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगी और टीचिंग मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी क्लास हम लास्ट में लेकर आएंगे, ताकि आपको प्रीवियस ईयर टीचिंग मेथड के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यदि S इक्वल दे रखा है ABCDE, तो S के ऐसे उपसमुच्चयों की कुल संख्या जो अवयव A रखते हैं परंतु D नहीं। अब देखो C तो रखते हैं लेकिन D नहीं रखते, तो हम जानते हैं देखो यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ S कितना है, जितने इसमें एलिमेंट है उतना ही ऑर्डर होगा, यानी 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये किसका मान है, N का मान है। अब हमें निकालनी है उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की कुल संख्या। अब देखो इसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा है कि C को तो हमेशा रखना है परंतु D को नहीं, यानी दो एलिमेंट C तो हमें फिक्स दे दिया और D हमें दिया नहीं, तो यहाँ पे हमें दो एलिमेंट तो लेकर चले नहीं है। किस किस का हमें उपसमुच्चय बनाना है, A B और E का, यानी कितने होंगे, फॉर्मूला क्या होता है उपसमुच्चय निकालने का, 2 की पावर n, यानी n का मान कितना है, हो लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3, क्योंकि हमें C रखते हैं इसका, तो हमें क्या दे दिया, फुल कंडीशन दे रखी है कि C तो रखना ही है और D नहीं रखना। तो 2 अवयव की तो कंडीशन है, हमें तो 3 अवयव की निकालनी होगी, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। अवकल समीकरण दे रखी है, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का पूरक फलन है। देखो यहाँ पे हमें पूरक फलन निकालना है, तो देखो यहाँ पे पूरक फलन कैसे निकालते हैं, इस टाइप का इक्वेशन हो तो हम सबसे पहले एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल डी वाई लिखते हैं। अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो पता होगा आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या रखते हैं, डी माइनस 1 और y। यहाँ पे z इक्वल क्या है, log x, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, e की पावर z। अब ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस 1y माइनस डी वाई माइनस 3y। ये इक्वेशन किस में आ जाएगी, z में आ जाएगी पूरी, क्योंकि हमें यहाँ पे z में लाने हैं, तो x स्क्वायर के e की पावर 2z और log x के स्थान पे कितना हो जाएगा, z। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, देखो यहाँ से इसे सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 और y क्या ले लेंगे कॉमन, इक्वल है z e की पावर 2z। अब देखो ये हमारा सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, सहायक समीकरण का मतलब है d के स्थान पे क्या रखेंगे, m, तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से m के मान निकालेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m
-3 इक्वल 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m-3, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो m-3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। एम्स के यहाँ पे 2 मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1 और एक क्या आ जाएगा 3, -1 और एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूरक फलन पूछा है। पूरक फलन यानी CF निकालना है। अब पूरक फलन कैसे निकालते हैं, देखो इसका पूरक फलन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 e की पावर कितना हो जाएगा x के स्थान पे यानी 3z, क्योंकि हमारी इक्वेशन z में थी तो ये पूरक फलन भी z में आएगा, प्लस C2 e की पावर -z यानी C1 e की पावर 3z, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से x लिख सकते हैं। अगर e की पावर 3z लिखेंगे तो x की कितना हो जाएगा क्यूब, यानी x³ प्लस ये हो जाएगा C2 x इनवर्स, यानी मान आएगा C1 x³ प्लस C2, इसे नीचे लेकर आ सकते हैं तो अपॉन में कितना हो जाएगा x। ये क्या होगा इसका पूरक फलन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 3 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स A का सहखंडज मैट्रिक्स P इक्वल दे रखा है हमें, और यहाँ पे इसका मोड दे रखा है, उसका मान है 4। तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो कुछ भी आपको दे रखा हो उसको ध्यान से पढ़िएगा। सहखंडज दे रखा है, यानी एडजॉइंट ऑफ A दे रखा है, कितना दे रखा है, जैसे P इक्वल यानी 1 अल्फ़ा 3 1 3 3 2 4 4 ये दे रखा है। अब हमें पता है कि अगर हम इसका मोड निकालें, एडजॉइंट का मोड निकालें, तो अगर आपकी अच्छे से प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं कि मोड ऑफ A की पावर कितना होता है n-1। अब देखो n का मान क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है तो n का मान कितना हो जाएगा 3, यानी एडजॉइंट A इक्वल कितना हो जाएगा मोड ऑफ A की पावर 3-1। अब इसको क्या लिखेंगे, सारणिक रूप में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 अल्फ़ा 3 1 3 3 2 4 4। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा मोड A का स्क्वायर। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो सारणी को कैसे सरल करते हैं ये आप सबको आता ही होगा। अगर RFPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सारणी को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल मोड ऑफ A स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, देखो हमें 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखो माइनस अल्फ़ा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 अल्फ़ा, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का 2 बचेगा, यानी माइनस का 6 इक्वल कितना हो जाएगा 16, यानी 2 अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा 16 22। हमें क्या किसका मान निकालना है, क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, अल्फ़ा का मान पूछा है, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 22/2, यानी कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है फलन f(x) इक्वल साइन 5x/3 प्लस कोस 3x/7 प्लस टेन 2x/7 का आवर्तकाल है। यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि साइन x का जो आवर्तकाल है, सबसे पहले हमें आवर्तकाल पता होना चाहिए। आवर्तकाल, अब हमें पता है कि साइन x का आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई होता है, कोस x का आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई होता है, और टेन x का आवर्तकाल कितना होता है पाई होता है। तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आवर्तकाल लेना है। अब देखो हमें यहाँ पे x के गुणा में दे रखा है 5/3, 5/3, तो यहाँ पे भी 5/3, यानी क्या करेंगे इसे 2 पाई अपॉन में 5/3 प्लस 2 पाई अपॉन में 3/7 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल ये जो फंक्शन दे रखा है इसका क्या आ जाएगा आवर्तकाल आ जाएगा, यानी 2/7। अब देखो इस प्रकार से अगर हमें कोई मान दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है।
क्या निकालना है इसका एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अंश का तो क्या करते हैं एलसीएम और हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। थोड़ा इसे और सरल कर लेते हैं। देखो एलसीएम निकालने से पहले इसको 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6π/5 प्लस ये हो जाएगा 14π/3 और ये हो जाएगा प्लस 7π/2। तो क्या निकालेंगे देखो एलसीएम किसका किसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 6π 14π और 7π का तो एलसीएम निकलेगा अपॉन एचसीएफ किसका निकलेगा 5 का 3 का और 2 का। अब एलसीएम तो हो गया यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू जो इसे क्या कर सके डिवाइड कर सके। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 42π। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 42π अपॉन एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पे कि ऐसी वैल्यू जो इन सबको क्या करती हो डिवाइड करती हो। तो देखो ऐसे तो कोई है नहीं तो 1 यहाँ पे क्या करता है डिवाइड, यानी ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारा 42π। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, हर बार पूछा गया है। 2022 में पूछा गया जो पेपर है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अब तक का सबसे हार्ड पेपर है। सबसे पहले इसी पेपर को मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आरपीएससी किस टाइप का पेपर अब पूछ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। वक्र दे रखा है अक्ष इक्वल a कोस क्यूब टी y इक्वल b साइन क्यूब टी से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है ये किसकी इक्वेशन है एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये किसकी इक्वेशन है एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है। एस्ट्रॉयड इक्वेशन है। अब एस्ट्रॉयड का डायग्राम कैसे बनता है, देखो एस्ट्रॉयड का डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं हम। इस टाइप से एस्ट्रॉयड का क्या बनता है डायग्राम बनता है। ये हो गया एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है इसका मान और इसका मान। हमें निकालना है इससे पूरे से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है और ये इधर वाला भी पार्ट पूरा निकालना है। ये पूरा पार्ट हमें क्या करना है निकालना है। तो देखो अगर हम एक पार्ट को निकाल कर 4 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इस पार्ट भाग का क्या निकाल दें क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आ गया, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है अक्ष इक्वल दे रखा है a कोस क्यूब टी। अगर हम ये पॉइंट निकालें, अब देखो ये पॉइंट कब आता है जब अक्ष का मान अगर हम 0 रखें तो ये पॉइंट आएगा। तो अक्ष इक्वल 0 पर यहाँ से अगर मान निकालें तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से π/2, यानी यहाँ पे अक्ष इक्वल कितना है 0 और टी का मान कितना है π/2। अगर दूसरी इक्वेशन से निकालें b साइन क्यूब टी तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट कब आएगा जब y का मान क्या हो 0, y का मान 0। अब इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से अगर y इक्वल 0 है तो t का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0, यानी t का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें ये क्षेत्र निकालना है y dx, उसको फिर इससे गुणा करेंगे 4 से। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ से dx निकाल लेते हैं क्योंकि हमें dx का मान पूछेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर टी, कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रकलन से सूत्र है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो यहाँ से लेकर कहाँ तक पूछेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर हमें कहाँ तक पूछना है π/2 से लेकर ये पूरा क्षेत्र निकालना है हमें। अब हमें पता है कि कैसे निकालेंगे y dx, तो लिमिट भी हमें यहाँ पे किसकी रखनी होगी t में पद आएगा तो ये हो जाएगा π/2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 0 तक। अब ये मान निकालेंगे तो यहाँ पे जितने भी मान है हमारे पास वो रखेंगे, यानी π/2 से लेकर y का मान कितना है b साइन क्यूब टी, dx का मान अभी हमने निकाला है -3a कोस स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ पे dt भी आएगा भी dt। यहाँ पे जो मान कॉमन बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे -3a भी तो बाहर आ सकता है π/2 से 0,
ये कितना हो गया साइन की पावर 4t और ये हो गया कोस स्क्वायर t dt। अगर आपने गामा फलन अच्छे से पढ़ा रखा है, गामा फंक्शन का सूत्र अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप इसका इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 होता है। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर इस लिमिट को हम चेंज करेंगे, तो ये मान किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। यानी 3ab इसे क्या ले सकते हैं, 0 से π/2 साइन की पावर 4t कोस स्क्वायर टी और डी टी। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे गामा सूत्र क्या होता है। अगर 0 से लेकर π/2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx इस प्रकार से हो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं m+1/2 n+1/2। ये गामा है, गामा 2 m+n+2/2। क्या कर सकते हैं हम, इसका इस टाइप से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गामा सूत्र लगा सकते हैं। गामा सूत्र लगाएंगे तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से गामा सूत्र लगाने पर मान क्या आ रहा है, देखो क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 3ab, यहाँ पे लगाएंगे m का मान कितना है यहाँ पे 4, n का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 यानी गामा 5/2, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 8/2 इक्वल 3ab। गामा को कैसे सोल्व करते हैं, यानी गामा को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, यानी 1 घटाते रहेंगे 3/2 इंटू 1/2 और ये कितना आ जाएगा √π। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √π अपॉन ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो गामा 4 हो जाएगा, तो गामा n को क्या लिख सकते हैं, अगर गामा n हो तो उसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसे सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पर क्या मान आएगा, देखो यहाँ से ये √π से √π, e से 4 फैक्टोरियल को इसे 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे सॉरी भी n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9ab पाई अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 नीचे आएगा 8 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32। ये हो गया मान। ठीक है, हमारे पास ये आ गया एक एरिया का क्षेत्र। हमें निकालना है कुल क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या कहा था कि हमें जब भी कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो हमने देखो इस एरिया का क्षेत्र निकाल लिया है। इस डायग्राम से हम इस एरिया का क्षेत्र निकाल चुके हैं। तो 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो टोटल एरिया का आ जाएगा। यानी 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 9ab पाई अपॉन में 32। तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो यहाँ पे 32 गुणा 3 भी था, भी 32 गुणा 3, तो ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 8, यानी मान आएगा यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 3/8 ab पाई। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे हार्ड है, लेकिन अगर आपको एस्टेरॉयड परिबद्ध क्षेत्र अच्छे से याद हो तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अवकल समीकरण दे रखे हैं यहाँ पे 2y dx 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इक्वल 0। अब देखो ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं 2y dx प्लस 3x dy। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy² dx प्लस ये हो जाएगा 8x² y dy इक्वल 0।
एक्स वाले पद एक साइड में कर लेते हैं, वाई वाले पद एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो अगर हम डी एक्स कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ से भी प्लस 6xy² dx प्लस 3x प्लस 8x² dy इक्वल 0। अब देखो ये मान हो गया हमारा m का और ये मान हो गया n का। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बन रही है, m dx प्लस n dy इक्वल 0। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, dm अपॉन में dy इक्वल dn अपॉन में dx, यानी d अपॉन dy। m का मान हमारे पास कितना है 2y प्लस 6xy² इक्वल d अपॉन dx। n का मान कितना है 3x प्लस 8x²y। इसका क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12xy इक्वल इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस 16x और y। हमें यहाँ पे x y का मान निकालना है तो इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 2 माइनस 3, इसको इधर लेके जाएंगे 16xy माइनस का 12xy माइनस 1, ये हो जाएगा 4xy, यानी यहाँ से मान आएगा -1/4x और y। यही हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है कि एक्स वाई का मान कितना आएगा -1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें रूपांतरण दे रखा है w इक्वल z माइनस 1 z प्लस 1 वर्त x² प्लस y² को निम्न में से कौन सी सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है, यानी कौन सी सरल रेखा प्रतिचित्रित करेगी इनको। तो हमें पता है कि ओमेगा इक्वल अगर हम लिखें तो क्या x प्लस क्या होता है, w इक्वल क्या आता है u प्लस आयोटा v और z इक्वल कितना होता है x प्लस आयोटा y। सबसे पहले तो थोड़ा देखो इसको सरल कर लेते हैं। ये w में मान दे रखा है, हमें x में लेके आना है। ओमेगा भी बोल सकते हो इसको, ओमेगा में दे रखा है, हमें x में लेके आना है। तो इसको क्या करेंगे z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा wz प्लस w इक्वल z माइनस 1। z वाला पद एक साइड में करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ओमेगा z माइनस z इक्वल माइनस ओमेगा और माइनस का 1। यहाँ से z कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा ओमेगा माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा प्लस 1। हमें यहाँ मान z में निकालना था तो z यानी ओमेगा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1। इसे देखो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस को इसको अंदर गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा। देखो ये किसका मान आ गया, z का मान आ गया। हमें क्या दे रखा है, देखो वर्त का समीकरण दे रखा है x² प्लस y² इक्वल 1। हमें पता है मोड ऑफ z कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और z का बार कितना यानी उसका संयुग्मी कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम जानते हैं कि z और z का बार कितना होता है 1। हमारे पास z का मान है और z बार का इसका उल्टा लिखेंगे यानी z हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का बार अपॉन में 1 माइनस ओमेगा का बार इक्वल 1। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे गुणा। मैं डायरेक्ट गुणा कर देती हूँ 1 प्लस ओमेगा बार प्लस ओमेगा ओमेगा बार अपॉन में कितना हो जाएगा, ये इसको भी गुणा कर देते हैं 1 माइनस ओमेगा बार और ये कितना हो जाएगा नीचे माइनस का ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा बार इक्वल कितना हो जाएगा 1। इसको अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1 प्लस ओमेगा बार प्लस ओमेगा बार इक्वल 1 माइनस ओमेगा बार ओमेगा बार। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो -2 ओमेगा बार। इसे हम क्या ले सकते हैं, देखो अगर इसको इधर ले आएँ तो इसे हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे प्लस होगा यानी 2 ओमेगा
प्लस 2 ओमेगा बार इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से मान आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा बार का मान कितना आ गया 0। अब देखो अभी मैंने बताया कि ओमेगा इक्वल कितना होता है u प्लस आयोटा v। तो ओमेगा बार कितना हो जाएगा, इसका स्युग्मी यानी उल्टा होगा 1 माइनस आयोटा v। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो u प्लस आयोटा v प्लस u माइनस आयोटा v इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से आयोटा v कैंसिल हो जाएगा यानी 2u इक्वल कितना आएगा 0, यानी u इक्वल कितना आएगा 0। तो ये इसका क्या होगा, सरल रेखा का प्रतिचित्रित होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिलीट हुआ था क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और ऑप्शन दे रखे थे, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। आंसर क्या होगा हमारा u इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल दे रखा है जिसमें श्रेणी साइन x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x एक समान अभिश्रित होती हैं। अब देखो एक समान अभिश्रित होती हैं तो सबसे पहले हमें जो मान दे रखा है वो उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो मान हमें दे रखा है साइन x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो हम समीशन n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी तक साइन 2n माइनस 1 x अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1। मान लेते हैं माना un इक्वल कितना मान लेते हैं हम साइन 2n माइनस 1x और vn इक्वल मान लेते हैं 2n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो vn है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, एक दिष्ट हासमान vn टेंस टू 0 एज n टेंस टू क्या होगा इंफिनिटी। अब हमें यहाँ पे लेके चलना है समीशन n इक्वल 1 से लेकर कैपिटल n तक और un। तो देखो क्या माना जाएगा साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2n कैपिटल N माइनस 1x। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनका अगर हम योग करें, ये डेज तक है, इसका अगर हम योग करें एस एन इक्वल क्या होगा साइन x प्लस साइन 3x प्लस डेज साइन 2n माइनस 1 से लेके x तक। ठीक है, अब इसे देखो अगर हम 2 साइन x का भाग दे दें और 2 साइन x से गुणा कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 2 साइन x अपॉन 2 साइन x का मैंने भाग दे दिया और गुणा कर दिया। तो यहाँ से साइन x प्लस साइन 3x डेज साइन 2n माइनस 1x। यहाँ से एस एन का मान कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन x और ये कितना हो जाएगा साइन x प्लस 2 साइन x और साइन 3x डेज प्लस साइन x 2 और साइन 2n माइनस 1x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन x। ये माना गया, यहाँ पे ये माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एस एन का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, माइनस में हो गए, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले कोस x माइनस एक्स यानी 0 माइनस कोस 2x, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2x माइनस कोस 4x डेज ये हो जाएगा कोस 2nx अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन x। अब देखो यहाँ से आगे वाला पद हमेशा क्या रहेगा, कटता रहेगा।
ऐसे ही कोस 4x भी कट जाएगा आगे वाले पद, लेकिन ये दोनों पद बचे रहेंगे। तो यहाँ से देखो क्या मान आएगा हमारा, क्या लिख सकते हैं इसे, एस एन इक्वल कोस 0 माइनस कोस 2nx अपॉन में 2 साइन x। इसे थोड़ा और सरल करके लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला यानी 2 साइन स्क्वायर nx बट्टा में 2 साइन x। अब देखो यहाँ पे परिबद्ध होने की कंडीशन हो जाएगी साइन x। अब देखो यहाँ पे परिबद्ध होगा यदि क्या हो, क्या है, परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा, कब होगा परिबद्ध, जब साइन x नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। यानी यहाँ पे डिरिचलेट परीक्षण से समीशन un vn x है वो एक समान अभिश्रित होगा। एक समान अभिश्रित कब होगा, एक समान अभिश्रित होगा कब होगा, जब यहाँ पे x किस में बिलोंग करे, पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 2 के बीच में। तो सब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, यदि एक त्रिभुज के परिकेंद्र तथा लंब केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 2, 3 तथा 4, 7 हैं तो केंद्र के निर्देशांक होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले लंब के परिकेंद्र, मान लीजिए ये परिकेंद्र है और ये हमारा लंब केंद्र। एक त्रिभुज का ये तो है लंब केंद्र और ये क्या है, परिकेंद्र, और ये क्या है, इसका त्रिभुज का क्या है, सेंटर यानी जी। अब हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 2 और 3। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 7। एक अनुपात किसमें, लंब परिकेंद्र और लंब केंद्र है वो त्रिभुज के केंद्र को किस अनुपात में काटे, विभाजित करेगा 1:2 से। तो यहाँ से अंतः विभाजन सूत्र से हम निकाल सकते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से। अब देखो अंतः विभाजन सूत्र से हम त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। क्या होता है अंतः विभाजन सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे ये m1 का मान है और ये किसका मान है, m2 का। ये सारे मान हमारे पास हैं, हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखो क्या मान आ रहे हैं, m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस m2 का मान है 2, x1 का मान कितना है 2, ये भी 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये 3। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 7, तो 7 प्लस y1 का मान कितना है 3, 3 और 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएंगे निर्देशांक 8/3 और ये कितना आ जाएगा 13/3। ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक आ गए। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से हमें कोट इनवर्स को अगर हम साइन में चेंज कर दें तो ये कट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि देखो लाल बटा काका सूत्र से, लाल बटा काका सूत्र से हम क्या जानते हैं कि कोट जो थीटा होता है वो क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं, d/dx साइन स्क्वायर कोट इनवर्स, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा √1 - x अपॉन में √1 + x। ठीक है, अब हमें पता है देखो कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी आधार का मान तो हमारे पास कितना है √1 - x और लंब का मान कितना है हमारे पास √1 + x। तो हमें पता है कि करण क्या होता है, करण होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी करण क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - x और 1 + x, ये कैंसिल हो जाएगा, k का मान कितना आएगा √2। अब देखो मैंने क्या कहा कि हमें साइन में चेंज करना है इसे, तो हम यहाँ से देखो साइन
अक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन का मान इस सूत्र से देखें तो लंब बटा करण। लंब का मान देखो यहाँ पे कितना है, √1 प्लस अक्स, और करण कितना है, √2। हमें तो यहाँ पे किसका मान चाहिए, इन्वर्स में चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, यहाँ पे अक्स मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, एक ही बात है, कितना हो जाएगा, √1 प्लस अक्स बट्टे में 2। ठीक है, अब ये मान किसके इक्वल है, अक्स के इक्वल है, और ये भी अक्स के इक्वल है। देखो यहाँ से अक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसे कोट इनवर्स A बट्टे L। तो यहाँ से ये दोनों मान क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा D/dx साइन इनवर्स क्या रखेंगे, √1 प्लस अक्स बट्टा √2। अब इस स्क्वायर को मैं क्या कर सकती हूँ, बाहर लिख सकती हूँ, होल स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा D/dx, ये बचेगा √1 प्लस अक्स अपॉन में √2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम होल स्क्वायर को हटा लेते हैं, ये हो जाएगा D/dx। होल स्क्वायर को हटाएंगे तो 1 प्लस अक्स बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। इसका अवकलन करेंगे अगर हम अक्स के सापेक्ष, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस अक्स बट्टे 2। 1/2 का अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1/2, यानी मान कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो मान दे रखा है उसे इस मान में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये दोनों क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो आप अच्छे से क्या कर पाओगे, इसे सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संकेतों में स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ पे इंटीग्रेशन C F डेल G इंटू DR बराबर है। देखो यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम सोचते हैं कि ये डॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है अभी। जो वेक्टर मेथड है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम स्टोक प्रमेय को सोल्व करने की कोशिश ही करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन C F डेल G डॉट DR, ठीक है। अब हमने माना कैपिटल F इक्वल मान लिया हमने स्मॉल f डेल G, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो किसका मान चाहिए, डेल क्रॉस F का मान चाहिए। अगर डेल क्रॉस F निकालेंगे तो यहाँ पे भी डेल क्रॉस करेंगे डेल G, यहाँ से इसे सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो डेल F इंटू डेल G प्लस F डेल क्रॉस डेल G। अगर आपने अच्छे से वेक्टर वाला टॉपिक अच्छे से कर रखा है तो आपको अच्छा पता होगा कि स्टोक प्रमेय क्या होती है। अगर अच्छे से आपको याद है तो आप ऑप्शन से बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके बता देती हूँ। अब देखो हमें पता है कि अगर डेल क्रॉस डेल G का मान क्या होता है करल के लिए, तो ये कितना होता है, 0। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 0, यानी डेल क्रॉस F का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल F क्रॉस डेल G। ये कैपिटल F है, ये स्मॉल f है, ठीक है। अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, देखो ये मान हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन C F डेल G इंटू में DR, इसे क्या लिख सकते हैं, S डेल F और डेल G। इंटू में क्या आएगा, यहाँ पे देखो मैंने पूरा नहीं लिखा था अभी। इक्वल क्या होता है, S डेल क्रॉस F इंटू एन के DS, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो यहाँ पे हमने डेल क्रॉस F निकाल लिया। डेल क्रॉस F का मान अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो यहाँ से क्या मान आएगा, एन के DS आएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, डेल G इंटू DR, यही पूछ रखा है। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, क्यों डिलीट हुआ था, इसका कारण है कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रखा था उसमें यहाँ पे ये डॉट नहीं दे रखा था। ये डॉट नहीं देने की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था।
एन केप डी एस। तो भी डॉट और क्रॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेक्टर मेथड में, तो आप प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर डॉट नहीं है तो वो नहीं लगाना, डॉट होना चाहिए, वही हमारी क्या होती है, स्टॉक पर में होती है। वो क्या होती है, स्टॉक पर में होती है। ये क्या है, स्टॉक पर में। इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, एक ही बात है, ये दोनों एक ही है। ये क्या हो गई हमारी स्टॉक पर में। अगर आपको नाम से याद है, एक पर में एक हर बार पूछी जाती है, तो आप वैसे भी ऑप्शन को डायरेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं याद है तो इस तरफ से इसे सोल्व करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संकेतों में यदि रेखा 2/r इक्वल a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा वर्थ r इक्वल 2 कोस थीटा को स्पर्श करे तो बताना है कि कौन सा इसमें सत्य होगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, 2/r इक्वल a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। इसे इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। एक दे रखा है वर्थ का इक्वेशन दे रखा है r इक्वल 2 कोस थीटा। तो यहाँ से देखो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा r/2। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल कितना होता है, सॉरी साइन थीटा इक्वल कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा, √1 माइनस r²/4। ठीक है, अब कोस थीटा का मान भी आ गया, साइन थीटा का, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3। कोस थीटा व साइन थीटा का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2/r इक्वल a, कोस थीटा का मान है r/2 प्लस b √1 माइनस r²/4। इसको इधर लेके आएंगे, 2/r माइनस ar/2 इक्वल b √1 माइनस r²/4। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 2/r माइनस a/r/2 का होल स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा b² 1 माइनस r²/4। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे सरल करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4/r² प्लस a²r²/4 माइनस 2 × 2/r और ar/2। ये हो जाएगा b² माइनस b² r²/4। ये 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 4r² माइनस 2a प्लस a² r²/4 इक्वल b² माइनस b² r²/4। अब देखो यहाँ पे 4r² से गुणा करने पर, अगर हम दोनों तरफ 4r² से गुणा करने पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मैं इधर लिख देती हूँ, अगर इससे गुणा करेंगे तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे 16, यानी 16 माइनस 8a r² प्लस a² r⁴ इक्वल 4b² r² माइनस b² r⁴। इसे सरल करेंगे, क्या लिख सकते हैं, a² r⁴ प्लस b² r⁴ माइनस 8a r² माइनस 4b² r² प्लस 16 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ से r⁴ कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² r⁴ माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 r² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस b² प्लस 16 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये हमारी r² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे
सामान्य संकेतों में यदि ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्पर्श, यानी इनके मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है, मूल समान एक समान होंगे, एक समान होंगे। कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, इक्वल 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल 4ac, ये हो जाएगा। यहाँ स्मॉल b है, स्मॉल b। अब यहाँ से देखो हमें पता है कि हमारे पास b का मान कितना है, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने आर स्क्वायर में, तो b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4ac। तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 4 2a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का मान कितना है 16। अब इसे सरल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे इसे सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b की पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और इंटू में 16। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये होगा 4a स्क्वायर प्लस b की पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर और यहाँ पे होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान आएगा b की पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर, यहाँ पे देखो b की पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब देखो अगर हम b स्क्वायर का भाग दे दें, इसमें b स्क्वायर का भाग देने पर या फिर कॉमन ले लो, एक ही बात है, भाग देने पर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इक्वल 0। यही हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ऑप्शन में यही रिलेशन हमें निकालना था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है वो सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ से देखो दे रखा है, माना समुच्चय दे रखा है हमें a इक्वल 3 6 9 12 में संबंध दे रखा है आर में जो भी संबंध है ये दे रखा है, दिया गया है, तो संबंध है हमें बताना। देखो ये समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखो हम चेक करते हैं समतुल्य के लिए, किसके लिए चेक करेंगे, समतुल्य के लिए। अब देखो समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ए का रिलेशन है वो ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो समतुल्य होने के लिए 3 3 6 6 9 9 और 12 और 12 ये अगर आर में प्रेजेंट है तो ये समतुल्य होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, देखो 3 3 6 6 9 9 12 12 ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे आर क्या है, समतुल्य है, समतुल्य है, सॉरी ए आर यहाँ पे क्या है, समतुल्य है। सेकंड हम चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए देखो क्या कंडीशन होती है, सममित के लिए क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो यहाँ पे बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि 3 का रिलेशन अगर यहाँ पे 9 के साथ है तो यहाँ पे 9 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये तो साथ में दे रखे हैं, 6 का रिलेशन 12 के साथ है, लेकिन क्या 12 का रिलेशन 6 के साथ है, ऐसा कोई यहाँ पे सेट है, नहीं है। देखो 6 का जो रिलेशन है वो 12 के साथ है, लेकिन 12 का रिलेशन है वो 6 के साथ आर में प्रेजेंट नहीं है, नहीं है प्रेजेंट, तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं हम किसके लिए, देखते हैं संक्रामक के लिए। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो क्या कंडीशन होती है, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए का रिलेशन है बी के साथ
और बी का रिलेशन है सी के साथ, तो क्या है कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो दिया हुआ संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। अब देखो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यानी वो देखो 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 3 रिलेटेड है 9 से, और दूसरा 3 और 9, 3 और 6, 3 और 6 के लिए देखें, अगर हम 6 रिलेटेड 3 और 6 के लिए देखें, देखो यहाँ पे ए का मान है 3 और बी का मान लिया है 6, तो 6 रिलेटेड है किससे, 12 से, 6 रिलेटेड है 12 से। देखो ये रहा 3 और 6 दे रखे हैं, 6 और 12 दे रखे हैं, और यहाँ पे देखो अगर हम इस प्रकार से ये रिलेटेड हैं तीनों एक दूसरे से, तो थर्ड कंडीशन क्या है कि 3 रिलेटेड होना चाहिए किससे, 12 से। इसका मतलब है देखो यहाँ पे 3 और 6, इसका मतलब है 6 और 12, इसका क्या मतलब है, 3 और 12। अगर ये तीनों अवयव आर में हैं तो ये क्या है, हमारा एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे देखो 3 और 6, 3 और 6, 6 और 12 और 3 और 12, ये तीनों ही यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा संक्रामक है। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, संक्रामक है, संक्रामक है। अब देखो तुल्यता संबंध की कंडीशन क्या होती है। तुल्यता जो संबंध होता है, अगर कोई रिलेशन है वो तुल्यता संबंध कब कहलाता है, तुल्यता संबंध तब कहलाएगा तब पहला कंडीशन है कि वो समतुल्य हो, समतुल्य हो। सेकंड कंडीशन है सम्मित हो, सम्मित हो। और थर्ड कंडीशन है कि वो संक्रामक भी हो, क्या हो, संक्रामक भी हो। अगर ये तीनों हैं, अगर कोई रिलेशन तुल्यता भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। समतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो वो संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो देखो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, एक तुल्यता संबंध है, ये तो नहीं होगा। केवल समतुल्य और सम्मित, ये भी नहीं होगा। केवल समतुल्य नहीं, केवल समतुल्य तथा संक्रामक, ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के जो 15 क्वेश्चन थे वो सोल्व किए हैं। फुल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। रोज़ाना आपको 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। किसी ने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर का फुल सॉल्यूशन नहीं करवा रखा। आंसर सबको पता है क्योंकि सबके पास आंसर की है, लेकिन सॉल्यूशन उसका किसी ने भी नहीं करवा रखा है और आपको फ्री में यूट्यूब पर ये सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्लास का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेपरों को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।